Hello everybody, welcome back. In this video, we are going to cover January 2024 Science and Technology Current Affair. Let us start. Topic to be covered in this video include e-soil or electronic soil, moon sniper mission, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जिसको इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं है, ये इसरो का है पोइम प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट इज पॉलीमर इलेक्ट्रोलिटिक electrolyte membrane fuel cell. Then type of fuel cell we will discuss, soil based microbial fuel cell, deep technology, national deep startup policy, पृथ्वी स्कीम, जोसुरा बालपिन को हम डिस्कस करेंगे. इट इज बेसिकली एक नई टाइप ऑफ क्या है, ड्रग्स है जो कि डेवलप कर रहे हैं. उसके अलावा हम ट्रिकोलाइम डिस्कस करेंगे, आइंस्टीन प्रॉब जो कि चाइना ने लॉन्च की है, अनिल ये एक टाइप ऑफ नया यूरेनियम एनरिच्ड फ्यूल है. देन अमित सारू हम डिस्कस करेंगे. देन थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, समावेश प्रोजेक्ट, स्कब टाइफस, हेवीश्योर जो कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, नई वैक्सीन आई है हेपेटाइटिस ए की, हेवीश्योर, उसको डिस्कस करेंगे. देन अम्पेबा इफेक्ट, कोल्ड डार्क मैटर के बारे में हम बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल और ई सॉइल. ये न्यूज में है. तो रिसर्चर हैज डेवलप्ड ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सॉइल दैट वाज फाउंड टू इंक्रीज दी ग्रोथ ऑफ बार्ली सीड बाय 50%. तो इसके क्या है, बार्ली की जो सीडलिंग लगाई गई थी उसकी इलेक्ट्रॉनिक सॉइल में ग्रो किया गया था, तब 50% उसकी ग्रोथ रेट देखने को मिली थी ज्यादा, ठीक है. तो नॉर्मल सॉइल से 50% ज्यादा, ठीक है. तो इसमें क्या है, ये ग्रोथ रेट जल्दी होती है. तो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल है वो आर्टिफिशियली मेड सॉइल्स होती हैं, ठीक है. दीज आर दी आर्टिफिशियल सॉइल है. इसको यूज किया जाता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, इसको यूज किया जाता है नॉर्मल एग्रीकल्चर में, इसको यूज नहीं किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सॉइल और ई सॉइल, ठीक है. दीज आर बायो इलेक्ट्रोएक्टिव सॉइल्स, बायो इलेक्ट्रोएक्टिव सॉइल्स होती है. और आर्टिफिशियल सॉइल जिसका यूज किया जाता है सॉइल लेस फार्मिंग के लिए. बायो इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव आर्टिफिशियल सॉइल प्रोवाइड रिसाइकल्ड न्यूट्रिएंट. तो इसको रिसाइकल्ड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का क्लोज लूप सिस्टम में. हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है हाइड्रोपोनिक्स में, उसी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है. तो इट इज बेस्ड अपॉन बायोमिमेटिक अप्रोच पे बेस्ड है. ई सॉइल इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव कल्टीवेशन सबस्ट्रेट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए इसको डिजाइन किया गया है. वेयर द प्लांट्स है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या है, प्लांट्स ग्रो इन द न्यूट्रिएंट रिच वाटर इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल सॉइल में ग्रो करते हैं. तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है जहां पे वाटर क्या है, पानी में ग्रो कर रहे हैं, और पानी में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं नीचे से, ठीक है. तो फिर उसको रिसाइकल कर लिया जाता है. तो ये क्लोज लूप सिस्टम है एक. इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल में जो ई सॉइल होती है ये बनी किससे होती है, पहले हम ये देख लेते हैं. इट इज ए ब्लेंड ऑफ सेल्यूलोज. ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. नेचुरल बायोपॉलीमर एंड ए कंडक्टिव पॉलीमर. कंडक्टिव पॉलीमर होता है इसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका नाम क्या है, पेडोट. तो याद रखना है पेडोट क्या है, ये इलेक्ट्रोकंडक्टिव पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो ई सॉइल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, ब्लेंड ऑफ सेल्यूलोज, बायोपॉलीमर एंड ए कंडक्टिव पॉलीमर जिसका नाम क्या है, पेडोट. तो पेडोट इज रिलेटेड विद ई सॉइल. तो इससे मिलके एक ये बनी होती है, ठीक है. तो ये सेल्यूलोज से इसकी लेयर सी बनती है जिसका हम अभी देखते हैं. तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोकंडक्टिव सॉइल होता है. तो दिस कंडक्टिव प्रॉपर्टी अलाउ सॉइल्स ई सॉइल टू डिलीवर लो पावर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है प्लांट की रूट को. तो इसमें क्या है, प्लांट की रूट को लो पावर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है. उस करंट के बाद में प्लांट की ग्रोथ में क्या है, तेजी आती है, ठीक है. जैसे कि जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूरॉन्स में करंट के थ्रू ट्रेवल करती है, उसी तरह से प्लांट में क्या है, इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स, प्लांट में भी न्यूरॉन होते हैं, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में वो ट्रेवल होती है इंफॉर्मेशन. और इसके कारण क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्टिवेट कर दी जाती है. रूट ग्रोथ है, प्लांट की रूट ग्रोथ को उसको जल्दी स्टिमुलेट कर दिया जाता है करंट लगाकर. तो दीज करंट स्टिमुलेट द रूट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, जिससे बढ़ जाएगा पौधे का और फिर क्या है, जल्दी जल्दी पौधा ग्रो करने लग जाएगा. तो ये बार्ली पे टेस्ट किया गया था. एंड ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये बार्ली की सीडलिंग्स है. फिर उनको ये इसमें रख दिया जाएगा. इसमें ये जो पॉलीमर है उसमें बना हुआ है पेडोट. एंड फिर उसमें क्या है, थोड़ा बैटरी से ये करंट लगाया जाएगा इसमें. तो ये इसमें प्लांट को ग्रो किया जाएगा पानी में, और इसमें ये इसको करंट लगाया जाएगा इसमें इसके ऊपर इसको कनेक्ट किया जाएगा. फिर इसमें
लो पावर करंट दिया जाएगा, हाई पावर नहीं है, लो करंट दिया जाता है, लो पावर, ठीक है। तो इसमें ये देखो, आप ये पौधा रखा, फिर 5 दिन के बाद जैसे ही पौधा गिरा हुआ, इसके अंदर ये जो मीडियम है आप देख रहे हो, ये वाले जो चीज है वो क्या है, ई सॉइल है। तो इसमें जैसे ग्रो किया, ठीक है, एंड इसमें जैसे ग्रो किया तो फिर उसके बाद 5 दिन के बाद में क्या है, इस पे जैसे ही रूट निकलने शुरू हो जाती है, रूट निकलने के बाद में इस पर धीरे धीरे क्या है, इस पे करंट लगाया जाता है यहां से, ठीक है। 5 दिन के बाद में इसमें करंट लगाया थोड़ा सा धीरे धीरे, फिर उसके ग्रोथ जल्दी जल्दी, फिर वो 5 दिन के बाद में पौधा जल्दी बड़ा हो गया है। तो इससे क्या है, प्लांट की जो, इससे फायदा क्या होगा अभी हम देखते हैं। तो बेनिफिट क्या है ई सॉइल के, तो क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी जल्दी क्या है, प्लांट ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ई सॉइल कैन बूस्ट द प्लांट ग्रोथ बाय अप टू 50% कंपेयर टू द ट्रेडिशनल हाइड्रोपोनिक्स। तो ट्रेडिशनल हाइड्रोपोनिक्स से भी ज्यादा है, ये 50% इंक्रीज कर देगा। तो इससे क्या है, रिड्यूस्ड वाटर एंड रिसोर्स यूज कम हो जाएगा। तो ई सॉइल इज ए क्लोज्ड लूप सिस्टम है, जिसको वाटर का रीयूज कर रहे हैं हम। तो मीनिंग दैट दे रीसर्कुलेट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट को रीसर्कुलेट करते हैं। दे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वाटर कंजप्शन एंड कंपेयर टू द एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, उसमें हम बहुत ज्यादा वाटर यूज करते हैं। 90% क्या है हमारा जो वाटर है इंडिया का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहा है। तो उससे क्या है, पानी की हमें ये कमी को आगे टेकल कर सकता है, ठीक है। तो इंप्रूव एफिशिएंसी, इसको क्या है, कम जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो अर्बन सेटिंग में इसको यूज किया जा सकता है, एंड ये जल्दी इंक्रीज करेगा। तो फार्मर्स क्या है, जल्दी जल्दी पौधा बड़ा हो जाएगा इसका आगे, तो फार्मर 2-3 क्रॉप ले पाएंगे, ज्यादा क्रॉप ले पाएंगे। तो चैलेंजेस क्या है, इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी ये क्या है, टेक्निकल इसमें रिसर्च में भी चल रहा है। तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा ना, ठीक है। जो करंट दिया जाएगा लो करंट, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जिसका स्लिम फुल फॉर्म है, स्लिम मिशन किसका है, याद रखना है, स्लिम मिशन इज ऑफ जापान का है, जाक्सा का है, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है ये, ठीक है। तो ये एक मून मिशन है। तो स्लिम इज ए मून मिशन ऑफ जाक्सा, ठीक है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून या फिर स्लिम इज ए मिशन ऑफ जाक्सा, एंड इसको मून स्नाइपर भी कहा जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मून स्नाइपर। तो ये एक स्मार्ट लैंडर है फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग द मून। तो इसको भेजा गया था जाक्सा के द्वारा, एंड जापान ऐसा इसको लैंड करा चुका है, जापान, ठीक है। तो 5वां कंट्री बन चुका है जापान, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है मून के सरफेस पे। तो जापान हैज बिकम 5th कंट्री आफ्टर सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया, यूएसए, चाइना एंड चंद्रयान 3 में इंडिया हो गया था, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम 4थे कंट्री थे, और जापान 5वां कंट्री बन गया है। तो स्लिम में क्या है, स्लिम इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट है टू लैंड ऑन द मून। तो ये सबसे छोटा और लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून पे लैंड किया है। इसका जो टोटल वेट है वो 500 और समथिंग केजी है। इसका जो टोटल वेट है वो 590 केजी है, जिसमें से इसका जो लैंडर है उसका वेट कितना है, 200 केजी है। तो इसका जो लैंडर है, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट जो एक्चुअली लैंड हुआ था उसका जो वेट है वो 200 केजी है, एंड चंद्रयान 3 का लैंडर था उसका वेट कितना था, 1750 केजी था इंडिया का, तो इसका 200 ही केजी है। तो सेकंड इट इज जापानीज मिशन, सेकंड जापानीज मिशन था। इससे पहले क्या है, एक हुकाइतो मिशन था, हकाइतो मिशन, जो कि जापान की प्राइवेट कंपनी है आई स्पेस, उसने लॉन्च किया था, परंतु वो फेल हो गया था। तो हकुतो इज आल्सो ए जापानीज फर्म आई स्पेस का मिशन है। मून मिशन था जो फेल हो गया था, उसके बाद में जापान ने ये सेकंड मिशन लॉन्च किया था, स्लिम, ठीक है। तो इसमें क्या है, विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज किया गया है, यानी कि इसमें कैमरे लगाए गए हैं, वो इसको बताते हैं क्या है मून पे, क्या है, ये इंटरनेट तो है नहीं, ठीक है, तो जीपीएस तो यूज नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो ये विजन बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, कैमरा से जो डाटा आ रहा है उसको इसका सिस्टम में फिर एआई का यूज करते हुए रोबोट के द्वारा उसको डाटा को प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आगे लॉन्च करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें विजन बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसमें पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी जापान ने बनाई है, जो कि जिस पॉइंट पे लैंड करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे लैंड कर सकते हैं, पिन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें प्रिसीजन लैंडिंग पे भी फोकस किया गया है, एंड जापान ने यहाँ पे शियोली क्रेटर है मून पे, वहां पे ये मिशन लैंड हुआ था। तो ये जो मिशन है विद इन द 100 मीटर जो जहां पे लैंड करना था उसके सियोली क्रेटर के विद इन 100 मीटर में ये लैंड हुआ है, यानी कि ये पिन पॉइंट और प्रिसीजन लैंडिंग का एग्जांपल है, ठीक है। एंड ये टेक्नोलॉजी जापान विकसित कर रहा है जिसका आगे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बहुत सारे, इसका जो टोटल वेट था वो 590 केजी है, याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट है 200 केजी, वो याद रखो उतना। एंड इसमें क्या है, एक लूनार इमेजर भी लगा हुआ है जो लूनार की इमेज लेगा। इसमें एक न्यूट्रॉन टेलीस्कोप लगा हुआ है,
लूनार न्यूट्रॉन टेलीस्कोप जो मेजर करेगा रेडिएशन लेवल की मून पे। इसके अलावा इसमें ये पूछ सकते हैं कि सुमिनार दिस क्या, ये क्या चीज है, तो इट इज सुमिनार इज सब सरफेस लूनार मिनरोलॉजी एक्सट्रैक्शन है, ये एक उसमें ही कंपोनेंट है इसी का, स्लिम का। तो सुमिनार इज ए कंपोनेंट ऑफ इट एंड जो कि मिनरल को कंपोजिशन को स्टडी करेगा, ठीक है, मून पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ये इंडिया ने ज्वाइन कर ली है एंड इसको हम इंडिया ने जनवरी 2024 में इसको फुल मेंबर बनने की ज्वाइन कर लिए हैं हम, ठीक है। तो इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये, जो कि 2027 में बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, बनके तैयार हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसी बहुत सारी एंटीना है, ये देखो इसमें 2 या 3 तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में एंटीनाज बनाई गई है, जो एंटीनाज क्या करेगी, रेडियो वेव को कैप्चर करने का काम करेगी। ये जो एंटीनाज है रेडियो वेव को कैप्चर करेगी। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इन सभी बहुत सारी इसमें क्या है ऐसी एंटीनाज है जिनका इनको मिला के इनका जो सरफेस एरिया आ रहा है, इसका जो सरफेस एरिया आ रहा है सब एंटीनाज का जोड़ के सरफेस एरिया वो क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, इसलिए उसको बोला जाता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है यूके के अंदर है। इसके जो मेन कंपोनेंट होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में होगा। तो इसमें इसके जो जितने भी क्या है ज्यादातर इसके ये जो एंटीनाज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं साउदर्न कॉन्टिनेंट में इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि वहां से हम बेटर विजुलाइज कर सकते हैं स्पेस को, ठीक है, साउदर्न कॉन्टिनेंट में। तो इसके जो ज्यादातर टेलीस्कोप है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है एंड उसके अलावा भी दूसरे कंट्रीज में भी थोड़े थोड़े ये लोकेटेड है। तो इसका जो टोटल ये ऐसी क्या है बहुत सारी छतरियां हैं, तो ऐसी बहुत सारी छतरियां हैं, तो ये पूरे स्पेस को कवर, काफी एरिया ज्यादा को कवर करने के लिए इसमें ऐसी छतरियां हैं या फिर ये डिशेज है, तो इनमें क्या है ये बहुत सारे कंट्रीज में इंस्टॉल की गई है, ठीक है, ताकि एक वाइडर एरिया कवर हो जाए। तो लोकेशन ऑफ टेलीस्कोप है ए वास्ट नेटवर्क ऑफ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रेडियो एंटीना इंस्टॉल किए जाएंगे। कुछ एक ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल किए जाएंगे जिसको मिड रेंज फ्रीक्वेंसी वाला है, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी वाले एंटीना है वो ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल किए जाएंगे और साउथ अफ्रीका में लो फ्रीक्वेंसी वाले एंटीना इंस्टॉल किए जाएंगे। नॉट ए सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, ये एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, जबकि इसमें बहुत सारी क्या है थाउजेंड्स ऑफ डिशेज हैं जिनको क्या है कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट किया गया है। कंप्यूटर को करके एक ऐसी छोटे छोटे इसको क्या है डिशेज है ना, तो इनको कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट करके एक लार्ज एरिया बनाया गया है, ठीक है। फिर उसको जो जैसे कि इंटरनेट में होता है ना, इंटरनेट में बहुत सारी डिवाइसेज है वो एक ऊपर बड़े इंटरनेट सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होगा, यूनाइटेड किंगडम में, जबकि ये फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज में है, ठीक है। तो फिजिकली ये यहाँ पे लोकेटेड है, परंतु इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं इसके स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के? मेंबर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया भी है, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूके, ये सारे मेंबर हैं। यूएसए इसका मेंबर नहीं है, यूएसए नहीं है, जापान नहीं है, रशिया नहीं है, ठीक है। तो यूएसए, जापान, रशिया नहीं है, बाकी मेन कंट्री इसके मेंबर है, ठीक है, आप इसको मेंबर देख लो। देन इंडिया की तरफ से इसमें जो प्रोजेक्ट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडिया का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा, दिस इज द विल बी द वर्ल्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप होगा, जो कि 10,000 टाइम्स मोर फास्टर देन होगा एनी अदर टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, ठीक है, और 50 गुना ज्यादा सेंसिटिव होगा किसी भी टेलीस्कोप से, ठीक है। इसमें $2.5 बिलियन का खर्चा आएगा एंड इसको 2016 में इसका काम शुरू हुआ था, 2027 के करीब ये बनके तैयार हो जाएगा। एंड इसका जो आदि प्रोजेक्ट है वो हमने देखा है अभी, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है वो, ये देखो लाल है, यानी कि लाल ही यहाँ पे एंटीनाज इंस्टॉल की गई है। तो इसको ऑस्ट्रेलिया में कुछ एंटीनाज इंस्टॉल की गई है, कुछ साउथ अफ्रीका में की गई है, साउथ अफ्रीका के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी एंटीनाज है। तो उसके अलावा मेनली क्या है साउथ अफ्रीका में और उसके छोटे आसपास वाले कंट्रीज में भी है, और इधर ये यहां से ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड में भी कुछ एंटीना इंस्टॉल की जाएगी। तो इसमें क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया में है मर्चिसन रेडियो ऑब्जर्वेटरी है, मर्चिसन रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहां पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे क्या है ये इंस्टॉल की जा रही है। तो ये यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे इसको डेजर्ट रीजन में इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। उसके अलावा कारू डेजर्ट साउथ अफ्रीका में ये इनको इंस्टॉल किया जा रहा है। कारू डेजर्ट कहां पे है, साउथ अफ्रीका में, वहां पे इनको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें
लोकेशन आपने देख ली है। तो इसमें 3 तरह के इसमें एंटीनाज हैं। लो फ्रीक्वेंसी एपरेचर अरे, जो कि 70 से 200 मिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करेंगे, ये वाली जो लो फ्रीक्वेंसी वाली होगी। हाई फ्रीक्वेंसी अरे वाले होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करेगी 500 मेगा हर्ट्ज से 10 गीगा हर्ट्ज तक। तो 10 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी वाली 70 से 200 मेगा हर्ट्ज है, मिलियन हर्ट्ज है। एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली है वो 500 मिलियन हर्ट्ज से 10 गीगा हर्ट्ज तक है। और मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली है जो ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल की जा रही है वो है 200 से 500 मिलियन हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा और इससे बहुत सारा डेटा रोजाना फीड होगा। तो इस डेटा को किसके द्वारा एनालाइज किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर के द्वारा इसको एनालाइज किया जाएगा। एंड इससे क्या क्या रिसर्च किया जाएगा? इट विल एक्सपेक्टेड टू रिसर्च प्रोवाइड द इवोल्यूशन रिस्पेक्ट। इससे जो रिसर्च है वो हमें क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल है। इन सभी पे हमें क्या है? डेटा से एनालाइज करते हुए इन पे और इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इन पे रिसर्च हमको क्या है? बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है टोटल डिस्टेंस ऑफ जिसके जो है वो 5000 किलोमीटर पे ये फैला हुआ होगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है ये डिटेक्ट किए जाएंगे, वो की प्रोसेस किए जाएंगे सुपर कंडक्टर के द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। तो इसमें SKA मिड स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी मिड टेलीस्कोप है वो एसोसिएटेड है इसके साथ, जो कि लोकेटेड है मुर्चिसन रेडियो ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड जो लो वाला है SKO लो वाला है वो कारू डेजर्ट साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस क्या होगा? ये ब्लैक होल को स्टडी करने में हेल्प करेगी। इट विल हेल्प in tackling the enigma of dark matter and dark energy which together make up the most of the universe but remains shrouded in, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। This advancement will spill over the other, इससे क्या है? बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा। तो इस डेटा को नई नई टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं हम, इसमें कंप्यूटिंग में हेल्प मिलेगी, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया भी क्या है? इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी जो रेडियो टेलीस्कोपी है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, उसमें हमारा काफी अच्छा पहले से ही हम इसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इंडिया ऑलरेडी इसमें वर्ल्ड लीडर है इस टेक्नोलॉजी में, रेडियो टेलीस्कोप में। तो इंडिया का एक अपना पुणे बेस्ड है, पुणे में क्या लोकेटेड है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो पुणे में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसको इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड इट इज अंडर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ये आता है। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, इट इज अंडर द TFIR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है। इट सर्व एज ए इंडियन रिसर्च कोलैबोरेटर फॉर द SKA प्रोजेक्ट, ठीक है। ये करेगा। तो इंडिया है वो क्या है? टेलीस्कोप मैनेजर कंपोनेंट है वो बना रहा है, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर है जो कि इसका ब्रेन है वो इंडिया डेवलप कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क है इसका जो जिसको डाटा वहां पे इसको सबको कनेक्ट करेगा वो इंडिया बना रहा है। एंड ये जायंट मीटर वेव रेडियो GMRT टेलीस्कोप है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज समथिंग इन विच इंडिया इज ऑलरेडी हाईली डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो GMRT इज जायंट मिलीमीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इट इज लोकेटेड नियर पुणे एंड इट इज काफी एडवांस है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा ऊटी, नैनीताल, बेंगलुरु में भी हमारे टेलीस्कोप हैं, रेडियो टेलीस्कोप। तो रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है? तो रेडियो टेलीस्कोप है इट ऑपरेट इन रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में ऑपरेट करेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसकी वेवलेंथ है वो रेंज करती है मिलीमीटर टू मीटर तक। तो रेडियो स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो मिलीमीटर टू मीटर तक जाती है, जबकि ऑप्टिकल टेलीस्कोप है यानी कि जो देखने वाला है, जो विजिबल लाइट में ऑपरेट करता है, 400 से 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तो इसके लिए क्या है? लेंस और मिरर यूज करते हैं टू कलेक्ट दी विजिबल लाइट को कलेक्ट करने के लिए, जबकि रेडियो टेलीस्कोप में रेडियो वेव को कलेक्ट किया जाता है, रेडियो वेव को। तो अनलाइक द ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप यूजेस द पैराबोलिक डिशेस यूज करते हैं टू कलेक्ट एंड फोकस द रेडियो वेव, ठीक है। तो रेडियो वेव है वो डस्ट है, गैसेस है, उनके अंदर से ट्रेवल कर सकती है, उनके द्वारा वो एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो रेडियो वेव कैन पेनिट्रेट द डस्ट एंड गैस मोर इफेक्टिवली देन द विजिबल लाइट, जबकि विजिबल लाइट का है डिफ्रेक्शन हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रेडियो टेलीस्कोप मच बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो इससे क्या है? हम ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर पाएंगे और ज्यादा हमें डाटा मिल पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी कर पाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है इन दोनों का? तो ये है रेडियो टेलीस्कोप, एक साइड रेडियो है और ये है हमारा ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इनका क्या क्या यूजेस है हम देखें तो दे विल बी यूज्ड टू स्टडी ए वैरायटी ऑफ सेलेस्टियल फिनोमेना लाइक पल्सर्स है, क्वासार्स है, गैलेक्सीज है, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन है, उनको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। स्पेसिफिक यूटिलिटी देखें तो रेडियो टेलीस्कोप
will be used particularly for the investigating the object and process of emitting the radio waves जो emit करते हैं उनको identify करने में help करेगा, उनको study करने में help करेगा, and it will provide insight not all easily obtained, जो कि ऐसे insights जो कि हम optical telescope से नहीं देख पाते हैं, तो उससे क्या है हमें रेडियो टेलीस्कोप से हम देख पाएंगे, ठीक है। तो जबकि ये वाला है, तो रेडियो टेलीस्कोप के एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, देन जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप जो कि भारत में पुणे में लोकेटेड है। तो इसमें क्या है, रेडियो आ रहा है और एरे आ रहा है, तो एरे वाले क्या है, रेडियो टेलीस्कोप है। जबकि ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी का एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप है। उसके अलावा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या है, ये सारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं जो कि विजिबल लाइट को देखने का काम करते हैं। ते प्रोवाइड विजिबल वाले हैं, वो डिटेल इमेजेस देते हैं, इमेजेस लेते हैं उनकी फिनोमेना की, ब्लैक होल वगैरह की, ठीक है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जैसे कि हबल टेलीस्कोप है, ठीक है। तो इंडिया में क्या लोकेटेड है, यूजीएमआरटी, हमने जीएमआरटी है ना, जायंट मिलीमीटर रेडियो वेव टेलीस्कोप, ठीक है, इज लोकेटेड अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम दी पुणे एंड इट कंसिस्ट ऑफ 30 फुल्ली, इसमें क्या है बहुत सारे क्या है डिशेस लगे होते हैं, एंड इसमें क्या है, इट इज इंडिया साइंटिस्ट और इंजीनियर ने इसको पहले बनाया था। दिस डिजाइन इज बेस्ड, इसमें जीएमआरटी वाज डेवलप एंड इसको फुली डेवलप किया गया था इंडिया में, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 लार्ज डिशेस है, इसमें क्या है 30 लार्ज डिशेस एट रिलेटिवली लो कॉस्ट हैज पॉसिबल ड्यू टू द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बाय द इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। द डिजाइन इज बेस्ड है, जो जीएमआरटी का जो डिजाइन है वो बेस्ट है, स्मार्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो स्मार्ट कंसेप्ट क्या होता है, द स्ट्रेच मेश अटैच टू द रोप टसिस। तो स्ट्रेच मेश जो स्मार्ट की फुल फॉर्म है, इसमें स्ट्रेच मेश अटैच्ड है टू द रोप टसिस। तो ये याद रखना है कि स्मार्ट कंसेप्ट पे जीएमआरटी का डिजाइन बेस्ड है, ठीक है। एंड यू जीएमआरटी क्या है, यू मतलब अपग्रेडेड किया गया, इसका वर्जन है अपग्रेडेड जीएमआरटी है। तो जीएमआरटी में हमारा क्या है 30 जायंटिक पैराबोलिक डिस्क लगाई गई है, 45 मिलीमीटर डायमीटर की एक एक डिस्क है, एंड ये अपग्रेडेड वर्जन है इसका। तो इंडिया में बहुत सारी जो साइट इंस्टीट्यूट है वो इसके एसकेए के मेंबर हैं। एसकेए स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी इंडियन साइंस कोलैबोरेशन, ये इसी के मैंने साइट से उठाया है। तो इसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिट्स पिलानी पार्टिसिपेट कर रहा है, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा पार्टिसिपेट कर रही है, आईआईटी इंदौर कर रहा है, इधर से टीएफआईआर कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्या है अलग अलग चीजों में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इसरो का पोइम। तो एक होता है जो इकोनॉमिक्स में पोइम क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वेयर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज, ठीक है। जबकि यहां पे क्या है, ये पोइम है वो क्या है इसरो का एक इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोलर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पोलर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, ये पीएसएलवी होता है ना, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। तो इसके क्या है, ये 4 स्टेज इंजन होता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। एंड इसकी जो अपर स्टेज होती है फिर उसमें उसके ऊपर क्या है सैटेलाइट लोकेट होता है। किसी भी सैटेलाइट को भेजना होता है तो हम क्या है, किसी भी मान लेते हैं किसी भी सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में भेजना है, तो पीएसएलवी इसको ऑर्बिट में छोड़ देगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्पेंट फ्यूल स्टेजेस है ये खत्म होती जाएगी, उसको क्या है समुद्र में फेंकता जाएगा। ये जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट में जो इंजन है और उसका पेलोड बच जाएगा ना, इंजन और सैटेलाइट बच जाएगा। फिर सैटेलाइट को छोड़ने के बाद में जो इंजन बचा इसका पीएसएलवी का, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उसको क्या है पोएम की तरह डेवलप किया गया है, उसको क्या है पोलर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की तरह इसरो डेवलप कर रहा है। पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, वो स्पेस डेब्रिस बन जाता था। अभी इसरो क्या है उस जो इंजन जो बच गया उसको क्या है यूज करेगा। उसमें क्या है बहुत सारे उसमें क्या है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। पहले तो उसमें सोलर एरेज लगाई जाएगी, उसको पावर दी जाएगी। फिर उसमें क्या है कोई भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स वगैरह भेजना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए, कॉलेजेस वगैरह है तो उसमें अपने सैटेलाइट भेज पाएंगे, ठीक है। तो इसरो स्पेस प्लेटफॉर्म पोएम 3 उसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है, ठीक है। तो इट इज पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बोला जाता है इसको पोएम। इट अचीव द ऑल द पेलोड ऑब्जेक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखते हैं। तो व्हाट इज द पोएम, पोएम इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प टू परफॉर्म द इन ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो इन ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएंगे यूजिंग द फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ द पीएसएलवी, यानी कि जो हमने देखा था कि फाइनल स्टेज है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, उसका यूज करते हुए इन उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो पीएसएलवी क्या होता है, 4 स्टेज रॉकेट है वेयर द फर्स्ट 3 स्पेंट स्टेजेस अल्फा वो ओशन में गिर जाती है, जो फाइनल स्टेज बच जाती है फाइनल स्टेज PS4 आफ्टर दी लॉन्चिंग है, ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेके जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये स्पेस जंक हो जाती है, फिर उसका यूज किया जाएगा अभी। तो पोएम मिशन विल
And however, in the point mission, the spent final stages will be utilized as a stabilized platform to perform the experiment. तो इसको PSLV C-53 मिशन था हमारा, उसमें क्या है 6 पेलोड भेजे गए थे, जो प्राइवेट इंडियन का प्राइवेट स्टार्टअप है, भारत के प्राइवेट स्टार्टअप डिजियंत्रा एंड ध्रुवा है, उनके क्या है कुछ कुछ पेलोड भेजे गए थे इस पे और उसको टेस्ट किया गया था, तो ये सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो अनदर पर्पज है इसका क्या है, उसके बाद में इसमें क्या है, इसको दोबारा से जो रॉकेट बच गया ना, उसको क्या है फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसको री एंट्री कराई जाएगी। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगेगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशन के कारण क्या है फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लगेगा, तब उसके कारण क्या है वो जल जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण जो स्पेस में डेब्रिस बहुत सारा हम जानते हैं कि डेब्रिस बन रहा है, तो वो क्या है डेब्रिस नहीं बचेगा। तो उसी तरह से क्या है PSLV C-58 के अंदर एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया गया था। PSLV C-58 के अंदर एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया का पहला जीरो डेब्रिस मिशन था। ठीक है, तो इसमें उसको वापस लाया गया और उसको जला दिया गया था इसरो के द्वारा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है एक्सपोसेट C-58 वाज द इंडियाज फर्स्ट जीरो डेब्रिस, जो जीरो डेब्रिस सैटेलाइट लॉन्च था ये। ठीक है हमारा, तो जिसके कारण क्या है ये हमारा डेब्रिस को टैकल करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हाउ विल इसरो कीप दिस, इसको क्या है इसमें नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, एंड इसमें सोलर पैनल लगे होंगे, लिथियम आयन बैटरी लगी होगी लास्ट स्टेज में, जो इसको पावर प्रोवाइड करेगी, स्टेबलाइज कर देगी। नेक्स्ट इज इसका एडवांटेज एंड फ्यूचर है, तो इसमें क्या है इंक्रीज एसेस एंड डाइवर्स एप्लीकेशन है। तो छोटे छोटे उसको क्या है कॉलेजेस है उनको या फिर जो भी कंपनीज है उसका अपना सैटेलाइट पेलोड भेज सकते हैं, उसमें कम खर्चा आएगा साथ में। तो शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो जाएगा, उसको ज्यादा पेलोड भेज पाएंगे हम, तो वाइडर पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट कंपनीज का। नेक्स्ट है वो हमारा है, इसी के अंदर क्या है इसरो है सक्सेसफुली टेस्टेड 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेस्ट किया गया था इसके पोएम 3 के अंदर। इसरो के द्वारा पोएम 3 के अंदर ही क्या है एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल को टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये 100 वाट का फ्यूल सेल था। एंड ये क्या होता है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसके बारे में हम देखते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है बेसिकली, तो फ्यूल सेल इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है डायरेक्टली। तो अनलाइक द ट्रेडिशनल कंबशन इंजन में क्या होता है उसको जलाया जाता है, फिर कंबशन से पॉल्यूशन निकलता है, फिर फ्यूल सेल ऑपरेट विदाउट बर्निंग द फ्यूल, तो रिजल्टिंग इन हायर, इसकी जो एफिशिएंसी है डीजल इंजन से क्या है बहुत ज्यादा होती है एंड कम इमिशन होता है इसमें। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सेल के क्या कंपोनेंट होते हैं, इसमें एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड इज द इलेक्ट्रोलाइट वेयर द फ्यूल, जहां पे क्या है फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फ्यूल इसमें क्या है फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन यूज करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दिस विल बी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनोड है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट होती है, जहां पे फ्यूल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन है वो उसको एनोड पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एंड एट द एनोड द फ्यूल अंडरगोज इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन होगा इसका। ठीक है, एंड तो हाइड्रोजन प्लस आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन, ब्रेकिंग इनटू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हाइड्रोजन को तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे द कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इंट्रोड्यूस, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन हवा से ली जाएगी। ठीक है, तो एट द कैथोड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के साथ ये कंबाइन होगा, देन इट विल फॉर्म द वाटर और अदर बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो O नेगेटिव यहां से बनेगा, यहां से O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव प्लस ये हाइड्रोजन प्लस के साथ कंबाइन कर लेगा, तो यहां पे क्या है वाटर बनेगा। ठीक है, एंड एनोड पे क्या होता है, एनोड क्या होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होती है और कैथोड होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट तीसरा इसमें मीडियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट अलाउ द आयंस टू मूव बिटवीन द एनोड, तो ये एनोड एंड कैथोड के बीच में आयंस को ये मूवमेंट अलाउ करता है व्हाइल प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, तो उसको जो है इलेक्ट्रॉन को ये इसमें मेम्ब्रेन लगाई जाती है वो इसका अलाउ नहीं करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या है आयंस का ये मूवमेंट अलाउ करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड वेरीज अपॉन द टाइप ऑफ, किस तरह का फ्यूल सेल यूज करे उसी टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल है आपका, ये एग्जांपल है अभी हम देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल कौन कौन से हैं। इंडियन रेलवे इज टेस्टिंग फ्यूल सेल बैटरी को टेस्ट कर रही है हाइब्रिड सिस्टम, इंडियन रेलवे है वो फ्यूल सेल बैटरी हाइब्रिड सिस्टम को टेस्ट कर रही है टू पावर द कोचेज, तो जो कोचेज है उनको पावर करने के लिए, टू रिड्यूस द डीजल कंजम्पशन के लिए। उसके अलावा केरला का जो स्टार्टअप मिशन है दैट इज डिप्लॉइंग द माइक्रो पीएम फ्यूल सेल्स, ये बना रही है केरला का स्टार्टअप मिशन। ठीक है, उसके अलावा डीआरडीओ है वो मिथनॉल बेस्ड फ्यूल सेल बना रहा है टू पावर द मिलिट्री बैटरी एंड इक्विपमेंट इन द फील्ड। ठीक है,
मिलिट्री में इसको बैटरी की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे ये काम देगा बहुत ज्यादा। तो टाइप ऑफ फ्यूल सेल बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट के आधार पे 3 तरह के हम फ्यूल सेल डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोटॉन एक्सचेंज और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो प्रोटॉन एक्सचेंज और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल, तो इसमें क्या है, पॉलीमर्स यूज किया जाता है। प्रोटॉन, इसमें क्या है, पॉलीमर की एक लेयर होती है जो अलाउ करेगी इसको। इट यूजेज ए वाटर बेस्ड एसिडिक पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज की जाती है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वाटर बेस्ड एसिडिक पॉलीमर मेम्ब्रेन होगी जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज की जाएगी। एंड कार्बन इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाती है इसमें। कैथोड एंड एनोड वो कार्बन की बनी होती है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसमें क्या है, एक प्लेटिनियम कैटालिस्ट होता है, प्लेटिनियम कैटालिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो इट यूजेस हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करता है एंड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसमें, एंड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेंट की तरह यूज करेंगे। प्रोटॉन एक्सचेंज पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के काम, इसका काम कैसे करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंटर द फ्यूल सेल को एंटर करते हैं। हाइड्रोजन इज सप्लाई टू द एनोड को सप्लाई की जाती है, व्हाइल ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द कैथोड, ठीक है, हमने अभी देखा था। Then electrochemical reaction take place at the anode. The catalyst है वो split कर देता है हाइड्रोजन molecule into the proton and electron, ठीक है। The proton pass into the proton exchange membrane से पास होते हैं, उसके thin electrolyte film that is impermeable होती है to electron। तो प्रोटॉन जो फिल्म होती है इसमें एक पीईएम की क्या है, फिल्म है जो कि ओनली अलाउ करती है किसको, जो प्रोटॉन को अलाउ करती है, बाकी इलेक्ट्रॉन को ये अलाउ नहीं करती है। तो जिसके कारण क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ टू फॉर्म दी वाटर, तो वाटर बनता है और उसके अलावा ये प्रोटॉन उसकी तरफ जाते हैं तो फिर ये करंट भी चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड द फ्लो ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द पीईएम क्रिएट ए करंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो प्रोटॉन फ्लो करता है तो ये करंट क्रिएट करता है विच इज देन हार्नेस टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो PEMFC कन्वर्ट अप टू 80% ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोजन। जो केमिकल एनर्जी होती है हाइड्रोजन के अंदर उसको 80% ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, सिग्निफिकेंटली हायर देन द कंबशन इंजन, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है ये डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये एक एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस की जाती है, एनोड पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस की जाती है। तो हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन को तोड़ देता है ये हाइड्रोजन प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर यहां से हाइड्रोजन प्लस आयन आएगा ना, हाइड्रोजन प्लस या फिर प्रोटॉन आयन, तो वो इसको अलाउ करता है ओनली दिस इज द प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये अलाउ करता है ओनली प्रोटॉन को पास होने के लिए। तो प्रोटॉन पास होके यहां से हाइड्रोजन प्लस आयन है वो पास होके यहाँ पे एनोड पे आता है, कैथोड पे आता है, कैथोड पे फिर ये यहां से कंबाइन करता है हाइड्रोजन प्लस ओ नेगेटिव के साथ, फिर बनता है आपका वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ओ नेगेटिव, दो हाइड्रोजन प्लस कंबाइन करके वाटर बनता है, तो वाटर यहां से निकल जाता है, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन है वो इसमें सर्किट में पास हो जाते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिसका इसमें जो हाइड्रोजन प्लस आयन मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा ना, हाइड्रोजन प्लस मूवमेंट ऑफ द आयन क्या होता है, करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट क्या कहलाता है, करंट। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने एग्जांपल देखा प्रोटॉन एक्सचेंज, और ये प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना इसमें। तो प्रोटॉन एक्सचेंज, इसमें जो लेयर है पॉलीमर की लेयर है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्कलाइन फ्यूल सेल। तो अल्कलाइन फ्यूल सेल आल्सो कॉल्ड एज बेकन फ्यूल सेल भी कहा जाता है इसको। इट यूजेस ए अल्कलाइन सॉल्यूशन लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक अल्कलाइन मीडियम है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। एंड इट ऑपरेटेड 60 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, बट इट इज सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड को, ये सेंसिटिव होती है। जबकि इसमें क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में क्या है, ये भी क्या है, कम टेम्परेचर पे काम करता है, 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 से कम टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। एंड इसमें भी क्या है, जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ये थ्रेट होती है इसमें, ठीक है। तो इसको काफी थ्रेट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसमें यदि प्रोड्यूस ना होने लग जाए वो। कैटालिस्ट हो गया, इसमें पी में प्लेटिनियम कैटालिस्ट यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। सेकंड ये हो गया अल्कलाइन फ्यूल सेल। अल्कलाइन फ्यूल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज बेकन फ्यूल सेल। अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एंड ये ज्यादा 60 से 210 सेंटीमीटर पे काम करेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है।
नेक्स्ट इज सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। तो इसमें जो है वो इट एम्प्लॉयज ए हार्ड नॉन पोरस सिरेमिक कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें। तो हार्ड सॉलिड नॉन पोरस सिरेमिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है एंड इट ऑपरेटेड ज्यादा टेंपरेचर पे काम करता है, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर पे भी काम कर सकता है एंड इट हैज ए हाई एफिशिएंसी होती है एंड इट कैन यूटिलाइज ए वैरायटी ऑफ फ्यूल्स का यूज कर सकता है। हाउ एवर हाई टेंपरेचर होता है उसको काफी चैलेंज होता है इसके लिए। तो एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, पीएम ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है उसका क्या एडवांटेज है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पावरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल सच एज कार बस ट्रक में इसका यूज किया जा सकता है। एरोस्पेस में प्रोपेलिंग द एयरक्राफ्ट ड्रोन्स में इसका यूज किया जा सकता है। पोर्टेबल पावर जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी एंड एफिशिएंट पावर टू द कैंपिंग इमरजेंसी रिस्पांस एंड रोमेट लोकेशन में जहां पे इमरजेंसी पावर की जरूरत होगी वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस, तो इट इज लिमिटेड बाय लैक ऑफ रोबस्ट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा अभी। देन कैन स्टिल रिलेटिवली एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इसमें क्या है, हम केमिकल्स का यूज कर रहे थे, ठीक है, फ्यूल सेल में, परंतु अभी हम बात करेंगे सोयल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल। इसमें हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन टूट के उसमें क्या है केमिकल है वो आपको हाइड्रोजन क्या टूट के आपको हाइड्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन दे रहा था। तो जबकि इसमें क्या है वो माइक्रोब्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। इसमें माइक्रोब्स होते हैं, सोयल में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, उसी में से क्या है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और वो क्या है आपको करंट देगा। तो सोयल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल they were first developed in 1911. These fuel cells generate the power with the help of microbes in the soil and can potentially be used in the green infrastructure and precision agriculture में इनको यूज किया जा सकता है। तो these microbial based fuel cell mimic the natural process of decomposition को mimic करते हैं, यूज करते हैं उसका। when the microbes in the soil break down the organic matter like the sugar, protein, fat, इसको break down कर देंगे, ड्राई ब्रायन भी यूज किया जाता है। then they releases the electron को रिलीज करेंगे एंड इसमें क्या होता है, इसमें भी एनोड होती है, कैथोड होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, एनोड होगी, कैथोड होगी, इलेक्ट्रोलाइट होगी, परंतु केमिकल नहीं होगा। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी दे हार्वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट नेचुरली गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन टू द नियर बाय कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरिया होंगे वो डिकम्पोज करके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड एंड कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे एंड जैसे क्या है सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो करेगा। एडवांटेज क्या है, तो माइक्रोबियल बेस्ड फ्यूल सेल दे यूटिलाइज द ऑर्गेनिक मैटर रेडिली अवेलेबल इन द सॉइल मेकिंग देम रिन्यूएबल होंगे और ये काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, ऑप्टिमाइजिंग दिस माइक्रोबियल सॉइल एक्टिविटी, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे आप, ठीक है। तो माइक्रोब्स कहां से लाओगे, इतने कितने ज्यादा सिस्टम, बहुत ज्यादा हमें पावर चाहिए तो उतना कहां से ला पाएंगे, तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल स्पेसिफिक माइक्रोबियल को, तो ये अभी रिसर्च स्टेज में चल रहा है। कम्युनिटी इन सोयल फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज ऑनगोइंग इन रिसर्च एरिया है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डीप टेक्नोलॉजी। तो डीप टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज ए टर्म, ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कैटेगरी ऑफ इनोवेशन बेस्ड अपॉन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एडवांसेस। तो बहुत सारी इनोवेशन है, उनका एक नाम दिया गया है। इट इंक्लूड द फील्ड ऑफ डीप टेक्नोलॉजी इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मटेरियल, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स भी इसमें इंक्लूड है, ड्रोन, फोटोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आर रैपिडली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू द, ये क्या है अभी अर्ली स्टेज रिसर्च से हम इसका क्या है कॉमर्शियल एप्लीकेशन हम देखना स्टार्ट कर दिए हैं, चैट जीपीटी वगैरह का। Deep tech startup and the companies seeks to provide the solution to the complex problem. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीप टेक्नोलॉजी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज की जाएगी। फॉर एग्जांपल जीन एडिटिंग थेरेपीज के लिए यूज कर सकते हैं, एनर्जी है, चैट जीपीटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज की जाएगी। दे हैव इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें क्या है बहुत ज्यादा ट्रेंड हमारे को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होगा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होगा इन द फील्ड लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नेशनल डीप, क्या है ये कैबिनेट को भेजी गई थी अप्रूव करने के लिए, कैबिनेट को भेजी गई थी नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2023। तो ये इसको डेवलप कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, इसको जिम्मेदारी दी गई थी एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू डेवलप दिस पॉलिसी एंड इसको अभी क्या है उसको भेजा गया है कैबिनेट को अप्रूवल के लिए।
नेक्स्ट इज पृथ्वी स्कीम और पृथ्वी विज्ञान और पृथ्वी स्कीम है। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की 5 स्कीमों को मर्ज कर दिया गया है। कितनी स्कीम? 5 स्कीम। तो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी 5 स्कीम है, इसका पार्ट है, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो कैबिनेट क्लियर द पृथ्वी स्कीम फॉर ईज ऑफ रिसर्च इन द अर्थ साइंस के अंदर इसको रिसर्च हो जाएगी। तो दिस इज प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है जो नेक्स्ट 5 साल के लिए वैलिड होगी, 2021 से 2026 तक चलेगी। एंड तो इसमें क्या है, अर्थ साइंस है, अर्थ सिस्टम साइंस है, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, क्रायोस्फीयर है, जियोस्फीयर है, अर्थ के बहुत सारे पार्ट है ना। तो उसमें क्या है, उनको अलग अलग नहीं देखेंगे, सारों को एक 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, अंडर द पृथ्वी। तो अर्थ सिस्टम साइंस विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट इंस्टेड ऑफ द सेपरेट वर्टिकल। हेंस इट इसमें 5 स्कीम कौन कौन सी है, इसका पार्ट है जो आपको याद रखना है कौन कौन सी स्कीम है। एक्रॉस स्कीम को मर्ज कर दिया गया इसमें, एक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर स्कीम, सेज स्कीम, रीच आउट स्कीम। तो 5 स्कीम होगी, कौन कौन सी? एक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। ये सारी इसमें मर्ज कर दी गई है, पृथ्वी के 5 पार्ट हैं। तो ये पुरानी स्कीम्स हैं। एक्रॉस में देखो तो ए से एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ए से एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, और आर है क्या है, आर रिसर्च से रिलेटेड है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च से रिलेटेड स्कीम है। दूसरी है ओ स्मार्ट है, तो ओ में ओ क्या है, ओशन से रिलेटेड है, और आर है वो रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये ओशन रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें क्या है, पी रिलेटेड विद पोलर एरिया से रिलेटेड है, आर रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। सेज है, उसमें एस है वो सिस्मोलॉजी से रिलेटेड है, तो सिस्मोलॉजिकल रिसर्च करेगा इसमें, ठीक है। एंड आर इज अगेन रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो एक्रॉस की फुल फॉर्म क्या है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द डायनामिक मॉडल टू प्रोवाइड द फोरकास्ट सर्विसेज। दूसरा है ओ स्मार्ट, इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है फॉर ओशन एप्लीकेशन सर्विसेज लाइक फोरकास्ट एंड R&D की जा रही है इन द मरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट में। पेसर में क्या है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च कंप्राइजिंग ऑफ द अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडिया आर्कटिक प्रोग्राम, साउदर्न ओशन प्रोग्राम, इसको सारों को इसमें मर्ज कर दिया है। क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम है उसको, ठीक है, जो भी हमारे प्रोग्राम है, एक्सपीडिशन होते हैं, पोलर अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है, ठीक है, तो उसमें। तो सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस में क्या है, इनको पासिस द 6 एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द सेस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग, माइक्रोजोनेशन, सेटिंग अप फैसिलिटी फॉर जियो क्रोनोलॉजी इसमें करते हैं। रीच आउट में क्या है, research education training and output incorporating the R&D in earth system science, redress developing the skilled manpower in earth system science में इसमें डेवलप किया जा रहा है रीच आउट के लिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लोगों के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है पृथ्वी का, स्कीम एम्फेसाइज ऑन द लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जाएगी एटमॉस्फेयर की, ओशन की, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, अर्थ की, टू ट्रैक दी वाइटल चेंजेस इन द क्लाइमेट चेंज और एनी अदर वाइटल चेंज, ठीक है। इससे वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूव होगी, डिजास्टर प्रिपेयरनेस में हमारे को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटर, मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्स बेटर कर पाएंगे, कोस्टल जोन को बेटर कर पाएंगे, इससे आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड हिमालयस को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज जोशुरा बालपिन। तो जोशुरा बालपिन क्या है, तो रिसर्चर हैव डेवलप्ड ए न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप की है, तो ये एक नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। एंड विद द क्या है, ये टैकल करेगी किसके, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है एक, जिसको एसिनोबैक्टर बोमानी। तो एसिनेटोबैक्टर बोमानी क्या है, एक ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है जिसको कार्ब भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कार्ब। तो ये कार्बापेनेम एक ड्रग होती है, उसका क्या है, ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। तो कार्बापेनेम रेजिस्टेंस एसिनोबैक्टर बैक्टीरिया जो कि एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है अगेंस्ट द कार्बापेनेम, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में क्या है, एक नई ये ड्रग बनाई जा रही है, न्यू काइंड ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप की जा रही है, जोशुरा बालपिन, ठीक है। एंड दे आर फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द क्रेब, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल एंटीबायोटिक हैज बीन डेवलप्ड बाय द रोचे एंड साइंटिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जरूरी नहीं है आपको पढ़ना आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइकोलाइम। तो ट्राइकोलाइम है, तो ये एक तरह का कंपाउंड है जो कि डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। तो यानी कि जो मसाले का रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IISR कोझिकोडे, केरल में लोकेटेड है, इसके द्वारा स्पाइसेस वाला, तो उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है ट्राइकोलाइम। तो दे हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड ए न्यू ग्रेनुलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है ट्राइकोलाइम, ठीक है। तो इट इज ए ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन। तो ग्रेनुलर है, यानी कि जैसे कि यूरिया होती है तो ग्रेन उसके क्या है, दाने दाने होते हैं, ठीक है, उसको जिसको फेंका जा सकता है, तो ठीक है। तो ग्रेनुलर लाइम बेस्ड, तो इसमें लाइम का यूज किया गया है प्लस ट्राइकोडर्मा का यूज किया गया है। तो ट्राइकोलाइम में क्या है, लाइम है, लाइम प्लस ट्राइकोडर्मा इसमें यूज किया गया है। तो ट्राइकोडर्मा क्या होती है, ट्राइकोडर्मा
या फिर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज ए फंगल बायो कंट्रोल एजेंट होती है। फंगल, ये यानी कि ये फंगस है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह जिसको यूज किया जाता है। यूज फॉर कंट्रोलिंग द वैरायटी ऑफ सोइल बोर्न पैथोजन। तो सोइल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए एक फंगस का यूज किया जाता है, ट्राइकोडर्मा का। तो उन दोनों को कंबाइन करके लाइम जो कि हाई एसिडिटी को टैकल करने के लिए यूज किया जाता है सोइल की, और ट्राइकोडर्मा है वो बायो कंट्रोल एजेंट है। तो इन दोनों का यूज करते हुए इसको ट्राइकोलाइम को बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पाइसेस रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा इसको बनाया गया है। इट इज डेवलप by integrating this into a single product, making the application easier for farmers। तो इसके क्या है, फार्मर को लिए आसान हो जाएगा। तो ये कंबाइन करते हैं टू पावरफुल टूल ऑफ दिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ट्राइकोडर्मा जो कि बायो बेनिफिशियल फंगस है दैट एक्ट एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, एंड लाइम विच न्यूट्रलाइज द सॉइल एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करता है। इसको फायदा क्या हो जाएगा, सॉइल की पीएच को करेक्ट करने में हेल्प करेगा लाइम के द्वारा, ठीक है, एंड ट्राइकोडर्मा के द्वारा। एंड इसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट है, तो इसमें सेवरल सॉइल बॉल जो फायदेमंद बैक्टीरियाज होंगे उनको क्या है इंक्रीज किया जाएगा। बायो कंट्रोल एजेंट है, जो पैथोजन होंगे उनको डिक्रीज किया जाएगा, हार्मफुल का। सॉइल हेल्थ इंप्रूव करेगी जिसके कारण माइक्रोबियल एक्टिविटी इंप्रूव होगी, एंड सॉइल हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, तो फार्मर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बेनिफिट फॉर फार्मर क्या है, तो केमिकल जो पेस्टिसाइड है उस पर क्या है रिलायंस कम होगी। तो ट्राइकोलाइम ऑफर ए सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द केमिकल पेस्टिसाइड फॉर मैनेजिंग द सॉइल बोर्न डिजीज। क्रॉप यील्ड इंप्रूव होगी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ट्राइकोलाइम इज ए रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन कंपेयर टू द केमिकल पेस्टिसाइड। इजी एप्लीकेशन है, इसको इजीली लगाया जा सकता है, ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन है, इसको छिड़क दिया जाएगा तो ये काम करेगा। नेक्स्ट इज आइंस्टीन प्रोब। तो चाइना हैज लॉन्च दिस एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। तो आइंस्टीन प्रोब याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जो स्टडी करेगा हाई रे एक्सरेज को। तो टू डिस्कवर एंड स्टडी द हाई रेज एनर्जी ट्रांजिएंट एक्सरे बैंड में जो एनर्जी वेव्स होगी उनको स्टडी करेगा। एंड जो हाई रेज एक्सरे कैसे जनरेट होगी, बाय दी न्यूट्रॉन स्टार है उनके मर्जर से, या फिर ब्लैक होल है उसके मर्जर से। ये ब्लैक होल के बनने से जो हाई रे एक्सरे जनरेट होती है उसको ये स्टडी करने के लिए इसके द्वारा बनाया गया है। हाई रेज एनर्जी ट्रांजिएंट को स्टडी करेगा आइंस्टीन प्रोब, ठीक है, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट इज अनिल। तुम पानी पी लेता हूं एक मिनट। अनिल क्या है, तो अनिल की फुल फॉर्म दी हुई है ANEEL, एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। तो ये एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी का एक फ्यूल बनाया गया है फॉर एनरिच्ड लाइफ, एनरिच्ड फ्यूल है, ठीक है। तो ये इंडिया का एक साइंटिस्ट है अनिल ककोदर, उनके नाम पे रखा गया है। अनिल ने जो कि भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2002 से लेकर 2009 तक। उनके जिनका काफी कंट्रीब्यूशन था इंडिया का प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है उसको बनाने में, एंड ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। तो ये एक यूएसए की कंपनी है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। तो ये जो अनिल टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा बनाई गई है, क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसने डेवलप किया है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल का एक टाइप है नेम्ड द एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, ठीक है, अनिल तो इन्हीं के नाम पे है। तो इट इज ए फ्यूल दैट कंबाइन द थोरियम प्लस, इसमें हलाउ को कंबाइन किया गया है, थोरियम प्लस हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ थोरियम एंड हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम का मिक्सचर है। इट कैन बी यूज्ड इन द प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर है जो कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर सिस्टम है उसका एक पार्ट है, एंड जो हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं उसमें भी इसका यूज कर पाएंगे। एंड हलाउ क्या होता है, हलाउ इज ए यूरेनियम एनरिच्ड, जो कि यूरेनियम एनरिच्ड होता है 5% से 20% के बीच में। तो 5% से ज्यादा हो और 20% से कम हो तो हलाउ इज हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो 5 से 20% के बीच में ये एनरिच्ड होता है। जबकि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है जिसके अनुसार क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें क्या है 5% से कम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यूज किया जाता है, परंतु इसमें क्या है हलाउ यूज किया जाएगा जिसको हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, जो कि 5 से 20% एनरिच्ड होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नॉर्मल वाले से। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका ज्यादा बर्न अप रेट होता है, यानी कि ये ज्यादा फ्यूल, फ्यूल से क्या है ये इसका ज्यादा एनर्जी देगा। तो अनिल फ्यूल कैन स्टे
इन रिएक्टर फॉर मच लॉन्गर देन द ट्रेडिशनल फ्यूल। ठीक है, यदि ये टेक्नोलॉजी हमको मिल जाती है तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द थोरियम। हमारी क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्या है हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है थोरियम के डिपॉजिट है मोनाजाइट सेट में, केरल में। ठीक है, तो वहां से हम इसको काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे फिर। तो रिड्यूस्ड वेस्ट, इसके अंदर क्या है वेस्ट कम होता है इसका। तो अनिल फ्यूल प्रोड्यूसेस द लेस रेडियोएक्टिव वेस्ट देन द ट्रेडिशनल फ्यूल मेकिंग इट इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, तो implication of anil with respect to India, तो इंडिया possesses the largest non reserve of thorium globally 1.07 मिलियन टन हमारे पास हैं, एंड अनिल हैज ए पोटेंशियल टू इनेबल दिस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, हम इसका कर पाए इन थोरियम रिएक्टर। नेक्स्ट है अमातेर सारू, ये क्या है अमातेर या फिर अमाटियर साउ आसू या फिर जो भी नाम है इसका, ये आप पढ़ सकते हो। ये क्या है जापानीज नेम है ये। ठीक है, तो ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का जो कॉस्मिक रे है वो है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे एवर डिटेक्टेड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये इंडिया पे अर्थ पे डिटेक्ट होने वाली सेकंड हाईएस्ट एनर्जी की कॉस्मिक रे है जिसका नाम है अमेतर साउ। ठीक है, इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी की कॉस्मिक रे जो धरती पे अभी तक डिटेक्ट हुई है वो कौन सी थी, उसका नाम दिया गया था ओ माई गॉड पार्टिकल। तो ओ माई गॉड पार्टिकल वो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी की कॉस्मिक रे डिटेक्ट की गई थी 1970s में, एंड ये अभी डिटेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये कॉस्मिक रे है, तो पता होना चाहिए कॉस्मिक रे है। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज क्या होती है, कॉस्मिक रेज आदि हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इसको रेज बोला जाता है, परंतु इसमें क्या है चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं इसमें। दे मूव थ्रू दिस स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इन द यूनिवर्स, सच एज ब्लैक होल से जनरेट हो सकते हैं, मर्जर से जनरेट हो सकते हैं, स्टार्स के वगैरह वगैरह से, तो बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं। दे कॉन्स्टेंटली बोम्बार्ड द अर्थ सरफेस पे आते हैं, परंतु वो एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस में, क्योंकि हमारी क्या है अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अलाउ नहीं करती है ना प्रोटॉन वगैरह चार्ज पार्टिकल को अलाउ करना। तो कॉस्मिक रेज, तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। कॉस्मिक रेज आर बिट मिसलीडिंग एज दे आर नॉट द रेज बट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, तो अर्थ पे इतना ज्यादा ये पहुंच नहीं पाती है। नेक्स्ट इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये किसी फॉसिल में डिटेक्ट की गई थी। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती हैं, दीज आर द लिटिल पाउचेस लोकेटेड ऑन द क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, उसमें ये लोकेटेड होती हैं। तो लिटिल पाउचेस होते हैं क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है, एंड ये इनका जो काम क्या होता है, ये क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को हेल्प करता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स में। ठीक है, द सब्सटेंस इन द प्लांट दैट ट्रिगर द सनलाइट एंड उसको सनलाइट को रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ, क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को। तो ओवरऑल थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन है, दे आर द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द प्लांट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, अलाउ देम टू हार्नेस द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी टू द फ्यूल द वेरियस सेलुलर प्रोसेस। तो थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन इज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट ये डिटेक्ट की गई थी जो है वो एक दे आर फाउंड इन द एंशिएंट, ये जो थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन थी वो एंशिएंट बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है। साइनेट जो पुराना बहुत साल पुराना क्या है साइनोबैक्टीरिया, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें ये डिटेक्ट की गई थी, उसके फॉसिल मिले थे एंड उसमें ये पाया गया था कि ये है। तो द लेटर मल्टीप्लाइड इन द ऑक्सीजन, तो ये क्या है साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो पुराने टाइम में सबसे पहले क्या है धरती पे ऑक्सीजन तो नहीं रही होगी, तो माना जाता है कि जो लाइफ ऑन द अर्थ हैज स्टार्टेड इन द ओशियंस, तो ओशियन में क्या है ये बैक्टीरिया रहे होंगे, तो जिसने क्या है इन बैक्टीरिया ने ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या है ऑक्सीजन डेवलप की होगी, उस ऑक्सीजन ने पहले ओशियन फिल करे होंगे, तो ओशियन फिल करे होंगे तो फिर वो बाद में अर्थ के दूसरे एरियाज पे लैंड पे भी क्या है ऑक्सीजन धीरे धीरे आई होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया है, उसने क्या है धीरे धीरे ओशियन को बना होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या होती है। नेक्स्ट इज समवेसा प्रोजेक्ट। तो समावेश प्रोजेक्ट है, समावेश या फिर समवेश का समावेश। ठीक है, तो आईस्टेम जो कि स्टैंड अप होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी, तो ये इसने लॉन्च किया है समावेश प्रोजेक्ट एट बेंगलुरु। तो एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, इसमें बेसिकली समावेश प्रोजेक्ट का एम क्या है, बहुत भारत के अंदर बहुत सारी लैब है, उसकी बहुत सारी कैपेसिटी है, तो उसको क्या है कि प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर पाए, स्टार्टअप्स भी यूज कर पाए उस फैसिलिटी को, तो ये उसको फैसिलिटी को यूज करने के लिए देगी। ठीक है, इसके अंदर ये तो आईस्टेम क्या है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की जो फैसिलिटीज होगी वो प्रोवाइड की जाएगी इसमें। ठीक है,
जिसके कारण क्या है, रिसर्च को बूस्ट मिलेगी, ठीक है। इट एम्स टू इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड द लैब्स बाय कनेक्टिंग द रिसर्चर एंड इंडस्ट्री को कनेक्ट किया, रिसर्चर एंड इंडस्ट्री को कनेक्ट किया जाएगा विद इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, जिनके पास इक्विपमेंट है उसको साथ में, तो वो उसके क्या है रेंट पे दे सकती हैं, अलाउ कर सकती हैं, ठीक है, यूज करना रिसर्चर्स को जो फैसिलिटी है उसको, प्राइवेट को या फिर कंपनीज को। तो इससे क्या है, रिड्यूस कॉस्ट, कम कॉस्ट होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, तो इसके काज में क्या है, इंस्टीट्यूशन के पास रेवेन्यू भी आएगा, ठीक है। तो आईस्टेम क्या है, इट इज ए नेशनल वेब पोर्टल है। आईस्टेम इज इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है, ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है भारत के, उनका ये इनिशिएटिव है आईस्टेम। इट इज इनिशिएटिव ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इट इज प्लानिंग टू कंडक्ट 50 समावेश अक्रॉस द इंडिया इन 2024 में इसको कंडक्ट किया जाएंगे। एंड जो आईस्टेम है, इट वाज डेवलप्ड विद द कांसेप्ट ऑफ वन नेशन वन पोर्टल एंड एम्ड एट लिंकिंग दी रिसर्चर एंड रिसोर्सेज को, रिसर्चर को रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका जो मेन काम है, यानी कि जो लैब है उनको, जिसको लैब चाहिए होती है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, आई दो फीस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर है, तो इंडिया ने अपना ओपन किया है, तो ग्राफीन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस सेंटर का नाम, इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज बीन ओपनड एट, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन है, ये कहां पे ओपन किया गया है, केरला के कोची में ओपन किया गया है, एट मेकर्स विलेज इन कोची। तो कोची में ये लोकेटेड है। कोची में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे लोकेटेड है, और यहीं पे क्या है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन भी ओपन किया गया है। नेक्स्ट इज स्कब टाइफस। तो स्कब टाइफस है, इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो इससे हमें पढ़ लेना चाहिए। स्कब टाइफस क्या होता है, स्कब टाइफस इज बीमारी होती है, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज बुश टाइफस भी कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, तो सुट्टू गामसुस डिजीज, ठीक है। ये जो नाम दिया हुआ है आप पढ़ लीजिए, ठीक है, मेरे को तो पढ़ने में ही दिक्कत हो रहा है इसको। बुश टाइफस या फिर तसुटसुगामासी या मोसी है, तसुटसुगामासी डिजीज है, एंड इट इज ए इन्फेक्टियस डिजीज दैट इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया ओरिएंटा तसुगमासी, इसके द्वारा ये काज की जाती है। ट्रांसमिशन क्या है, इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट, जो चिगर्स होते हैं उनके द्वारा इसको ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है, उनके बाइट से ये ट्रांसमिट हो सकती है। एंड दीज माइट है वो स्कब वाले रीजन में पाई जाती हैं, तो स्कब वेजिटेशन में देखने को मिलती है, फॉरेस्ट ये रोडेंट खाती हैं, जो चिगर्स होती है वो रोडेंट को खाती हैं, ठीक है, एंड ये फिर उसको ट्रांसमिट करती है टू दी ह्यूमंस। तो ये ह्यूमंस में ये देखने को भी मिलती बीमारी है वो स्काइबेट टाइफस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्कब में ये माइट पाए जाते हैं, स्कब्स झाड़ियों में। एंड इससे सिम्टम क्या है, फीवर है, चिल्स है, स्वोलन लिम्फ नोड, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है इंक्लूडिंग द डॉक्सीसाइलिन एंड टेट्रासाइलिन, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। इफ अर्ली स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें सपोर्ट केयर देना पड़ता है, बुखार आ जाएगी तो, ठीक है। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है, कपड़े पहन के रखो, क्लोथिंग करो, रिप्लेंट करो, जो चिगर्स को रिप्लेंट करे, ऐसा जो डीओ वगैरह लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट इज हैवीश्योर। तो हैवीश्योर एक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन डेवलप की गई है। हैवीश्योर किसके द्वारा डेवलप की गई है, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। तो इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी है किसकी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक सब्सिडरी है इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जिसने हैवीश्योर डेवलप की है। तो हैवीश्योर क्या है, ये एक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, ठीक है। तो जो है ये जो इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, इट इज होली ओन्ड है, ये पूरी की पूरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आती है। तो ये जो वैक्सीन है वो बच्चों को दी जाती है, जनरली हैवीश्योर है वो किसको दी जाती है, बच्चों को दी जाती है, ठीक है। बच्चों को 12 मंथ का जो बच्चा है, यानी कि 1 साल का जो बच्चा है उसको दी जाती है, और उसकी 2 डोज दी जाती है। तो इट इज गिवन द 2 डेज 6 मंथ के गैप के बाद में इसको 2 डोज दिया जाता है। एंड ये अडल्ट को भी दी जा सकती है जिसको हेपेटाइटिस होने का डर है, हेपेटाइटिस ए होने का जिसको डर है। तो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द एडल्ट हु इज एट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन ड्यू टू द ट्रेवल, ऑक्यूपेशन और अदर फैक्टर के कारण जो रिस्क पे है उसको भी दी जा सकती है, परंतु ये बच्चों के लिए दी गई है। इसको हमारे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और WHO ने भी इसको क्वालिफाई कर रखा है, तो इसमें 2 डोज दी जाती है इसको। बेसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, लीवर इन्फेक्शन होता है, कॉन्टेगियस लीवर इन्फेक्शन दैट इज काज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। ट्रांसमिशन क्या है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कॉमन सिम्टम क्या है, फटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट, न्यूजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, जॉइंडिस हो जाता है, दैट इज येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज। नेक्स्ट इज अम्पेबा है,
अम्पेम्बा इफेक्ट या फिर मपेम्बा इफेक्ट, पेम्बा इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्वेशन दैट द हॉट वाटर कैन समटाइम फ्रीज फास्टर देन द कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये बोलता है कि जो हॉट वाटर है वो ज्यादा फास्ट क्या है, फ्रीज हो जाएगा, जब ज्यादा फास्ट फ्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक पानी है, दो तरह का पानी हम लेते हैं, ठीक है। तो एक पानी में हमारा टेम्परेचर रखते हैं, मान लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं, और एक पानी में हम रखते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो ये जो अम्पेबा इफेक्ट कहता है कि जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है, इसको हम फ्रीज कराएंगे तो ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है उससे, ठीक है। तो हॉट वाटर कैन सम टाइम फ्रीज फास्टर देन द कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये हमेशा नहीं होगा, कुछ ही कंडीशन में ऐसा होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ए वैरायटी ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग द वाटर, इथेनॉल और ग्लाइसरीन में भी ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसमें क्या है, कंडीशन क्या है, इसको जल्दी से कूल करना पड़ेगा, इट इज कूल्ड क्विकली, ठीक है। क्योंकि ऐसा इस एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि जो है कूलिंग है उसको जल्दी जल्दी क्या है, वो पानी को उसमें जो हॉट वाटर होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी होगी तो उसको पानी में ज़्यादा उसको जल्दी से स्प्रेड कर देगा हीट, ठीक है। हीट जो जल्दी से उसमें कूल होगा, ठीक है। स्मॉल सैंपल ऑफ वाटर होना चाहिए। इट डज नॉट अकर इन ऑल कंडीशन में, ये अकर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक एस्ट्रॉयड 2024 बी न्यूज में था, बीएम, ठीक है। एंड ये अर्थ से 3 मिलियन डिस्टेंस पे पास हुआ था। नेक्स्ट इज डार्क मैटर। तो डार्क मैटर तो डार्क मैटर इज ए मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ मैटर है दैट मेक अप द मोस्ट ऑफ द मास बनाता है, ठीक है। तो ये डार्क मैटर है, डज नॉट इंटरेक्ट विद द लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एक मिस्टीरियस मैटर होता है जो हमें जो दिखाई देता है, विजिबल मैटर है, ठीक है। विजिबल मैटर तो हमें दिखाई देता है, जो हम देख पाते हैं। डार्क मैटर हमें दिखाई नहीं देता है, और डार्क मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता है, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लाइट के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता है। तो साइंटिस्ट इन्फर इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम दी, इसको हम साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ये होता है, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है इसका, कुछ विजिबल होता है कई जगह पे, स्टार्स वगैरह, गैलेक्सी वगैरह में, वहां पे इसको विजिबल होता है, तो उससे ये बोला गया है कि डार्क मैटर होता है, ठीक है। इन द करंट यूनिवर्स नियरली 70% ऑफ दी क्या है, 70% क्या है, डार्क एनर्जी है। लगभग 70% क्या है, डार्क एनर्जी है, और 25% क्या है, डार्क मैटर है, ठीक है। तो बाकी बच गया क्या, 5% के करीब क्या है, विजिबल मैटर है हमारा, जो हमारा दिखाई देता है। तो 70% इज डार्क एनर्जी है, 25% क्या है, डार्क मैटर है। तो अभी क्या है, रिसेंटली कोल्ड डार्क मैटर डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो ये न्यूज में था, साइंटिस्ट हैव फाउंड ए न्यू अप्रोच टू एक्सप्लोर दी कोल्ड डार्क मैटर। तो कोल्ड डार्क मैटर को एक्सप्लोर करने की नई अप्रोच ढूंढी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा। कोल्ड डार्क मैटर क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मैटर होता है। तो दिस इज हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हवा में है, हाइपोथेटिकल है, हवा में है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है रियल में। अभी हम इसको एविडेंस नहीं ढूंढ पाए हैं, ठीक है। तो कोल्ड डार्क मैटर इज ए हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 27% ऑफ द यूनिवर्स का टोटल मास का कॉन्स्टिट्यूट करता है, बट रिमेन अनडिटेक्टेड, ठीक है, ये अनडिटेक्टेड रहता है। तो कोल्ड डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो कोल्ड डार्क मैटर है, इट मूव स्लो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, से ये स्लो चलता है, ठीक है। याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट से ये स्लो चलता है, विद वेलोसिटीज मच लोअर देन द ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी मैटर। जो ऑर्डिनरी मैटर में होता है, जो वेलोसिटी है उससे भी क्या है, ये स्लो होता है, ठीक है। एंड वीक इंटरेक्शन, ये इंटरेक्ट नहीं करता है चीजों के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, विजिबल लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इट बेयरली इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हेंस इट इज इनविजिबल टू टेलीस्कोप और अदर इंस्ट्रूमेंट को ये विजिबल नहीं है। मासिव है, ये बहुत ज्यादा है। कोल्ड मैटर कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंटली टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पुल को ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है, इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैलेक्सीज एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। तो कोल्ड डार्क मैटर मूव स्लोली कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड गिविंग इट इज अ वेनिसिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेनिसिंग, धीरे धीरे ये मूव करता है। द टर्म कोल्ड है, तो कोल्ड क्या रेफर करती है, इट रेफर टू द लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें धीरे धीरे मूव करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो कोल्ड डार्क मैटर में जो एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। तो कोल्ड क्या है, कोल्ड इसको काइनेटिक एनर्जी को रेफर करता है। कोल्ड डार्क मैटर इज थॉट टू हैव प्रेजेंट इन द यूनिवर्स सिंस द बिगिनिंग, ठीक है। तो बिग बैंग से माना जाता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मिक स्ट्रक्चर सच एज गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स। तो इट अलाउ द स्ट्रक्चर टू ग्रो हायरार्की। इसमें क्या है, छोटा छोटा डार्क मैटर है, वो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, वो कंबाइन होकर बड़े सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट में बन जाता है। स्टार है, तो जैसे कि प्लेनेट बन के स्टार बन जाएगा, स्टार बन के तो ये बन जाएगा, ठीक है, उसी तरह से ये
तो ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। एविडेंस है इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट फील किया जाता है। एंड कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, द टाइनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है इन द कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोवाइड ए हिंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कोल्ड डार्क मैटर। ये एग्जिस्ट करता होगा शायद, ठीक है, हिंट मिलता है इसको। ऐसा कोई अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि हम इसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है, जो कर्वेचर होता है गैलेक्सीज का वहां पे ये देखने को मिलता है। उसके अलावा अदर टाइप ऑफ डार्क मैटर भी हैं, जैसे कि वार्म डार्क मैटर है, हॉट डार्क मैटर है। वार्म डार्क मैटर क्या होता है? इट इज अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ द डार्क मैटर दैट मूव फास्टर देन द कोल्ड डार्क मैटर। ये फास्टर मूव करता है बट स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से तो स्लो है परंतु ये थोड़ा फास्ट मूव करता है कोल्ड डार्क मैटर से, गिविंग इट इज ए नॉन नेग्लिजिबल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है तो नॉन नेग्लिजिबल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसके यानी कि काइनेटिक एनर्जी कुछ तो है। देन हॉट डार्क मैटर है तो ये उससे भी ज्यादा होगा ना, वारम से ज्यादा ये हॉट डार्क मैटर होगा। इट इज अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ डार्क मैटर दैट मूव क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के पास में करता है हाई इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कि इसकी ज्यादा एनर्जी है। तो ये था हमारा डार्क मैटर से रिलेटेड। धन्यवाद। तो इसमें कुछ एक मेरा बच गया है विजन वाले, ये हमारे वाजीराम वाला जो कवर हो गया है 3 मंथ का। विजन वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो हम लोग अलग वीडियो में कर लेंगे एक में। धन्यवाद।